हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ इम्पॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस जो भी हाल ही में जेके एसएसबी के सीबीटी एग्ज़ाम्स में पूछे गए थे। ये सभी क्वेश्चंस जितने भी इसमें आपके लिए प्रेजेंट किए हुए हैं, टोटल 20 क्वेश्चंस हैं इसमें। इसमें कुछ क्वेश्चंस हमारे स्पोर्ट्स कैटेगरीज हैं, कुछ करंट अफेयर्स में से पूछे हैं और कुछ हमारे अवार्ड्स में से हैं। तो चलिए बिना ज़्यादा डिले किए हुए देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हमसे एग्ज़ाम में पूछे गए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले क्वेश्चन की बात की जाए अगर, तो पहला क्वेश्चन में क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वर एडेड इनटू द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द ईयर 2004। अब यहाँ पे ईयर का खास ध्यान रखना है, 2004 की बात की गई है यहाँ पे। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ऐसी लैंग्वेज का नाम आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऐसी लैंग्वेज जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल के अकॉर्डिंग 2004 में ऐड की गई थी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इसका आंसर बता दूं तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डोगरी। डोगरी लैंग्वेज को 2004 में ऐड किया गया था 8th शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। वहीं पे बात करते हैं, कुछ जानते हैं 8th शेड्यूल है क्या। 8th शेड्यूल की बात की जाए अगर, तो चलिए देखते हैं कि 8th शेड्यूल आखिर है क्या चीज़। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में क्या बात की गई है, हमारी इंडिया की जितनी भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं ये उस सब की लिस्ट बताता है, टोटल कितनी लैंग्वेजेस हैं। अब टोटल लैंग्वेजेस कितनी हैं तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं जो हमारी इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। उनकी लिस्ट 1 से लेकर 22 तक ये आपके सामने है। असमीज़, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, ये सारी लैंग्वेजेस, यहाँ तक 22 लैंग्वेजेस। आपको नाम बेशक नहीं याद रखने, बट आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कितनी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। वहीं पे 8th शेड्यूल में तो ये ऐड है, और एज पर कौन से आर्टिकल, तो 2 आर्टिकल के नाम आपको यहाँ पे याद रख लेने हैं। एक हो गया आर्टिकल 344(1) एंड 351। ये 2 आर्टिकल्स, एज पर दीज 2 आर्टिकल्स, 2 आर्टिकल के नाम भी याद रख लेने हैं। अब जो हमें क्वेश्चन पूछा गया था, हमें क्या पूछा था कि डोगरी लैंग्वेज को कौन से ईयर में ऐड किया गया। अब इसके अलावा अगर और क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि 1967 में कौन सी लैंग्वेज को ऐड किया गया, तो फिर हमारा आंसर रहेगा सिंधी लैंग्वेज। उसी के साथ अगर और क्वेश्चंस इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं आपसे, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली, ये लैंग्वेजेस कब इंक्लूड की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, तो 1992। और जो हमें अब अभी क्वेश्चन पूछा गया था डोगरी लैंग्वेज के रिगार्डिंग, वो था कि 2004 में कौन सी लैंग्वेज को ऐड किया था, तो फिर ये डोगरी लैंग्वेज यहाँ पे आप देख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि डोगरी लैंग्वेज ही पूछ सकते हैं, यहाँ पे मैथिली, संथली, बोडो, ये सारी लैंग्वेजेस ये 2004 में ऐड की गई है, ठीक है। स्टार्टिंग में इनिशियली जो हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन ये फ्रेम हुआ था, तब हमारी स्टार्टिंग में 14 लैंग्वेजेस ही इंक्लूडेड थी इन 1950। 1950 में स्टार्टिंग में पहले 14 लैंग्वेजेस ही एडेड थी इसमें, फिर धीरे धीरे करके और लैंग्वेजेस भी इसमें ऐड होती गई हैं। और अब हमारी टोटल लैंग्वेजेस की बात करें तो टोटल लैंग्वेजेस हमारी 22 लैंग्वेजेस हैं। ओके, सो दिस वाज योर 8th शेड्यूल, जिसमें हमने पूरा डिटेल में इस चीज़ को देख लिया 8th शेड्यूल क्या। अब क्वेश्चन इसमें से अगर कोई भी ईयर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता तो हम सबको ये ईयर्स नाम याद रख लेना है कि कौन कौन सी लैंग्वेज कौन से ईयर में ऐड हुई हैं। ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे से प्राइज रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन पूछा गया, द पुलिट्जर प्राइज इज अवॉर्डेड फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। पुलिट्जर प्राइज की बात की गई है, कौन से फील्ड से रिलेटेड लोगों को ये प्राइज दिया जाता है। ऑप्शंस भी हैं हमारे सामने। ए ऑप्शन है पेंटिंग, बी इकोनॉमी, सी मेडिसिन और डी जर्नलिज्म। अब ये जो पुलिट्जर प्राइज है ये किन फील्ड से रिलेटेड के लोगों को दिया जाता है। दिस प्राइज इज़ एन अवार्ड फॉर अचीवमेंट्स इन न्यूज़पेपर, मैगजीन, ऑनलाइन जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड म्यूजिकल कंपोजिशन। तो फिर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जर्नलिज्म। ऑप्शन डी इज़ राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे सेम अवार्ड कैटेगरी से, और अवार्ड कौन सा पूछा गया है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किस क्रिकेटर को दिया गया है 2020 का। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर्स हैज़ वॉन द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फॉर 2020। ऑप्शंस, ए ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी, बी ऑप्शन है विराट कोहली,
सी ऑप्शन है गौतम गंभीर और डी ऑप्शन है रोहित शर्मा। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को ये अवार्ड दिया गया था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 का। इसी के रिगार्डिंग और इन्फॉर्मेशन देखते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किन किन प्लेयर्स को दिया गया। अभी हमने पढ़ा कि क्रिकेटर रोहित शर्मा जी को ये अवार्ड मिला, उसके साथ रेसलर विनेश फोगाट इनको भी ये अवार्ड दिया गया। वुमेन हॉकी टीम की जो कैप्टन है रानी रामपाल उन्हें भी, टेबल टेनिस स्टार मानिका बत्रा और ये जो पैरा एथलीट मरियप्पन थंगावेलु, ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये नेम क्यों इंपॉर्टेंट है? सेम यही क्वेश्चन हमसे किसी और सेट में पूछा गया था। पैरा ओलंपिक एथलीट का नाम बताना है जिन्हें खेल रत्न अवार्ड दिया गया, तो ऑप्शन में ये आपको फिर ये सही आंसर लगाना था। तो ये चीज़ भी सेम इसी तरह से क्वेश्चन ये वाला भी एक फ्रेम किया गया था। ठीक है, तो ये आपको 5 नाम ये जो बताया मैंने, ये आपको याद रखने हैं कि खेल रत्न अवार्ड किन किन प्लेयर्स को दिया गया। और एक और चीज़ याद रखनी है, रोहित शर्मा जी ऐसे हमारे 4th क्रिकेटर बने हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला। उससे पहले किन किन को अवार्ड ये कौन कौन से ईयर में मिला है? सचिन तेंदुलकर को ये अवार्ड 1997, एम एस धोनी 2007 और विराट कोहली को 2018 में यही सेम अवार्ड मिल चुका है। और रोहित शर्मा को कब मिला ये अवार्ड? 2020 में। ठीक है, ये थी आपकी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। यहाँ पे हु अमंग द फॉलोइंग इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इन इंडिया। अब इस क्वेश्चन में हमें बताना है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हेड कौन होते हैं। ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, बी गवर्नर ऑफ द स्टेट, सी चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट और लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी मेयर ऑफ द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो फ्रेंड्स इनका जो सही आंसर होगा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हेड कौन होते हैं, तो ये आपको याद रखना है ऑप्शन डी। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो मेयर होते हैं वही हेड होते हैं काउंसिल ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, तो सही आंसर जो इसका था वो ऑप्शन नंबर डी था। क्वेश्चन नंबर 5, डल लेक इज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी वाटर बॉडीज। डल लेक जो कि एक फेमस लेक है श्रीनगर में है, जिसे ज्यूल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर के नाम से भी जानते हैं या फिर श्रीनगर ज्यूल इस नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं हमसे कि डल लेक को कितनी वाटर बॉडीज़ में डिवाइड किया गया है या फिर कितनी वाटर बॉडीज़ में ये हमारी लेक डिवाइडेड है। ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 या 6। तो कितनी वाटर बॉडीज़ में हमारी डल लेक डिवाइडेड है? टोटल हमारी 4 वाटर बॉडीज़ में डिवाइडेड है। अब इन 4 वाटर बॉडीज़ के नाम भी हमें पता होने चाहिए। तो नाम क्या क्या नाम है इसमें? तो पहला जो वाटर बॉडीज़ के नाम है उसका नाम है गगरीबल, देन लोकरडल, बोरडल एंड नगीन। ये 4 नाम भी हमें याद रखने हैं। टोटल हमारी 4 वाटर बॉडीज़ हैं और उससे रिलेटेड अगर नाम पूछ लिए जाते हैं तो नाम ये याद रख लेने हैं हमने। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ए लार्ज गवर्नमेंट मैच फैक्ट्री हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एक हमारी गवर्नमेंट मैच फैक्ट्री है जिसे इस्टेब्लिश किया गया है जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन में क्या बताना है कि जम्मू कश्मीर की किस डिस्ट्रिक्ट में इस मैच फैक्ट्री को इस्टेब्लिश किया गया। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में ये मैच फैक्ट्री को इस्टेब्लिश किया गया। इसी के रिगार्डिंग एक और चीज़ याद रखनी है, इस मैच फैक्ट्री में जो वुड यूज़ किया जाता है उस वुड का नाम है पॉपुलर वुड, जो कि कश्मीर वैली में अवेलेबल होता है। इस मैच फैक्ट्री में उस वुड का इस्तेमाल किया जाता है। इसका सही आंसर था फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे ट्राइब से रिलेटेड क्वेश्चन एक पूछा गया हमसे, द सेंटाइनलेस ट्राइब इज़ फाउंड इन विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। इस ट्राइब का नाम सेंटाइनलेस ट्राइब, ये जो ट्राइब है हमारे इंडिया की कौन से यूनियन टेरिटरी में इस ट्राइब के लोग पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि ये एक तरह के अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब होते हैं जो अंडमान एंड निकोबार में रहते हैं। ये क्या करते हैं, लोग अपने जितना भी बाहर आउटसाइडर्स के साथ कांटेक्ट होता है उन सबको ये रिजेक्ट करते हैं, किसी के भी कांटेक्ट में नहीं रहते हैं। थोड़े से न्यूज़ में थे, इसीलिए JKSSB ने ये क्वेश्चन हमसे एग्ज़ाम में पूछ लिया। तो ये सेंटाइनलेस ट्राइब के लोग कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाए तो ये टूरिस्ट प्लेसेस से क्वेश्चन है, किस सिटी को
डायमंड सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं? डायमंड सिटी ऑफ इंडिया किस शहर को कहते हैं? तो सही आंसर जो होगा इसका ऑप्शन डी, सूरत को हम कहते हैं डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। वहीं पे अगर पूछा जाता है सूरत को डायमंड सिटी के अलावा हमारा इसे सिल्क सिटी भी कहते हैं। सिल्क सिटी भी हम सूरत को कहते हैं और इसी के साथ ग्रीन सिटी भी हम सूरत को ही कहते हैं। ठीक है, ये दो नाम भी हमने याद रख लेने हैं। सिल्क सिटी, ग्रीन सिटी, डायमंड सिटी, ये तीनों नाम हमारे सूरत शहर के ही हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, हिस्ट्री से क्वेश्चन है। विच मुगल किंग अबॉलिश्ड पिलग्रिमेज टैक्स इन 1563? इनमें से ऐसे कौन से मुगल किंग ने पिलग्रिमेज टैक्स को बंद करवाया था इन 1563? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है, 1563 में मुगल एम्परर अकबर ने पिलग्रिमेज टैक्स को जो हिंदूज पे लग रहा था उन्हें उसे ये बंद कर दिया टैक्स। इसके पीछे का रीज़न क्या था? उस टाइम पे लार्ज नंबर ऑफ टेम्पल्स बिल्ट हो रहे थे पूरी कंट्री में, तो उनका ये डिसीजन था कि इस टैक्स को हम बंद कर देंगे। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, पॉलिटिकल डिवीजन से क्वेश्चन है। पॉलिटिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया पे भी हमने एक वीडियो अपलोड कर रखी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और आई बटन पे भी ऊपर से टैप करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है हमसे? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद भूटान? भूटान से कौन सी हमारी इंडियन स्टेट ऐसी है जो अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करती है? तो इसका आंसर हम मैप के थ्रू समझेंगे कि इसका आंसर सही क्या होगा। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं यहाँ पे और ऑप्शंस वाइज देखते जाते हैं कि पहले ऑप्शंस एलिमिनेट करते जाएंगे और फिर लास्ट में जो हमारा सही आंसर होगा उसे हम मार्क कर लेंगे। भूटान के साथ अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री पहले चेक करते हैं। भूटान यहाँ पे है और अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे है, उनकी बाउंड्रीज टच हो रही हैं, तो फिर ये आंसर नहीं होगा हमारा। सिक्किम, सिक्किम भी यहाँ पे है भूटान के साथ, ये भी अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी, वेस्ट बंगाल, ये रहा हमारा वेस्ट बंगाल और ये यहाँ से हमारी भूटान के साथ इसकी भी बाउंड्री शेयर हो रही है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब लास्ट ऑप्शन बचता है मेघालय, यही आंसर होगा। और यहाँ पे देख लेते हैं, मेघालय हमारा यहाँ पे रहा और ये अपनी बाउंड्री असम के साथ शेयर कर रहा है और भूटान के साथ नहीं कर रहा, भूटान के साथ असम शेयर कर रहा। ठीक है, तो ये मेघालय इसका सही आंसर हो जाएगा। ये ज़्यादातर क्वेश्चंस हमारे नॉर्थ ईस्ट वाली स्टेट से ही पूछते हैं क्योंकि यही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्थ ईस्ट वाले हमने जितने भी हमारे ये स्टेट्स कौन कौन सी किस कंट्री के साथ शेयर करती हैं वो मैप के थ्रू अच्छे से एक बार गो थ्रू हो जाना। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, बिफोर द एडवेंट ऑफ मुस्लिम्स इन 1320 AD कश्मीर वाज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी डिविजन्स? मुस्लिम्स के आने से पहले 1320 में कश्मीर हमारा कितने डिविजन्स में डिवाइडेड था? ठीक है, तो कितने डिविजन्स में डिवाइडेड था? तो 3 डिविजन्स इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए, बिफोर द एडवेंट ऑफ मुस्लिम्स इन 1320 कश्मीर वाज डिवाइडेड इनटू 3 डिविजन्स। और उन तीनों डिवीज़न के हमें नाम भी याद रख लेने हैं कि अगर इस तरह से पूछ लिए जाएं तो नाम क्या क्या है? मरज इन द साउथ, यमराज इन द सेंटर एंड कमरज इन द नॉर्थ ऑफ द वैली। ये 3 डिविजन्स में डिवाइडेड है और तीनों के नाम ये हमने याद रख लेने हैं। ओके, ये सारे क्वेश्चंस इसी तरह से सेम फॉर्मेट में ऐसे ही पूछे गए थे पेपर में, सेम हमने कुछ नहीं किया, डायरेक्टली कॉपी पेस्ट किया और बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम आपको यहाँ से दे रहे हैं। ऑप्शंस भी वैसे ही हैं, ऑप्शंस एलिमिनेट करके आपको इन वीडियो से पता चल जाएगा किस तरह के ट्रेंड के क्वेश्चंस जीके में आपको जेकेएसएसबी पूछ रही है। ठीक है, नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी विद इन द जम्मू डिवीज़न ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? दो तरह के डिवीज़न हमें पता है, जम्मू डिवीज़न, कश्मीर डिवीज़न। जम्मू डिवीज़न पे यहाँ पे क्वेश्चन है, जम्मू डिवीज़न की दूसरे सबसे बड़ी सिटी का नाम आपको बताना है। यहाँ पे सेम वैसे ही ऑप्शंस थे पेपर में भी। ठीक है, ऑप्शन से एलिमिनेट करके भी इस क्वेश्चन का आंसर हम दे सकते थे। बडगाम डिस्ट्रिक्ट की बात करें, ये हमारी कश्मीर डिवीज़न में है, पुलवामा भी कश्मीर डिवीज़न में है, श्रीनगर भी कश्मीर डिवीज़न में है। तो जम्मू डिवीज़न की बात करें तो फिर यही बचता उधमपुर। यहाँ से ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी हम इस क्वेश्चन का सही आंसर दे सकते थे। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। सेकेंड लार्जेस्ट सिटी कौन सी है जम्मू डिवीज़न की? उधमपुर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा गया
इंडिया के फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के तौर पे किस पर्सन ने सर्व किया हुआ है? यानी हमारे इंडिया के फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का नाम आपको बताना है। तो उसका जो सही नाम है वो है ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके बारे में आप जानते हैं सब कि इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। इसी के साथ एक और चीज़ याद रखनी है कि ये हमारे इंडिया के पहले होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तो थे ही साथ ये फर्स्ट होम मिनिस्टर भी हैं इंडिया के। और इन्होंने हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की क्वेश्चन पूछा गया, इन्होंने 1947 से लेकर 1950 तक सर्व किया हुआ है एज और फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। टोटल 3 इयर्स तक इन्होंने सर्व किया है इस पोस्ट के ऊपर, और ये लॉन्गेस्ट सर्विंग डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता लॉन्गेस्ट सर्विंग डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन थे हमारे, देन आवर आंसर विल बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14, हु इज़ द फीमेल प्रेसिडेंट, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली? यूएन जनरल असेंबली की पहली फीमेल प्रेसिडेंट का नाम आपको बताना है। सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी, विजय लक्ष्मी पंडित। अब ये विजय लक्ष्मी पंडित हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू उनकी ये सिस्टर थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि ये कब इलेक्ट हुई। 1953 में ये इलेक्ट हुई थी एज द 8th प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली और पहली वुमेन प्रेसिडेंट। ठीक है, ये चीज़ याद रख लेनी है, ईयर कब ये इलेक्ट हुई थी। ऐसे ये 8th प्रेसिडेंट थी और फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी। वहीं पे करंट में अगर हमसे पूछा जाता है यूएन जनरल असेंबली के करंट में अभी कौन प्रेसिडेंट है, तो ये नाम आपने याद रख लेना है, वोल्कन बॉस्किर। ठीक है, तो हमसे अभी यहाँ पूछा था तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, इन 1919 अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स डिड गांधी जी गेव ए कॉल फॉर सत्याग्रह? 1919 में ये हमारा क्वेश्चन फ्रीडम स्ट्रगल उसमें से। इन 1919 गांधी जी ने ऐसे कौन से एक्ट के लिए सत्याग्रह की कॉल दी थी? सत्याग्रह की कॉल गांधी जी ने 1919 में रोल एक्ट के लिए दी थी, और हमने अभी अप्रैल 2019 में अपने रोल एक्ट के 100th ईयर एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट की है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन याद रख लेनी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, हु अमंग द फॉलोइंग रोड द ड्रामा अभिजनम शकुंतलम? अभिजनम शकुंतलम ये नाम आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो। ये ड्रामा किसने लिखा है, किसके द्वारा ये ड्रामा लिखा गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, कालिदास। ठीक है, ये याद रख लेना हमने, कालिदास जी ने अभिजनम शकुंतलम ये वाला जो ड्रामा है ये इन्होंने लिखा हुआ है। सेम ऐसे क्वेश्चंस हमारे जेकेएसएस भी पूछ रही है हमसे। काजीनाग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे.एंड.के? सेम क्वेश्चन हम ये फ्लोरा एंड फौना वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो। काजीनाग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे.एंड.के? किस डिस्ट्रिक्ट में है ये? तो ये हमारी है ऑप्शन डी, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पे ये जो हमारा नेशनल पार्क है ये किस एनिमल के लिए फेमस है? तो वो भी हमने उस वीडियो में देखा था, ये मार्खोर ये एनिमल है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर में। इस एनिमल के लिए नेशनल पार्क फेमस है, और ये है कहाँ पे? तो ये बारामूला में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 भी हमारा हमसे क्या पूछा गया इसमें, माहे डिस्ट्रिक्ट हमारी कौन से यूटी में है? इंडिया की किस यूटी में माहे डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड है? इसका ये भी हमने क्वेश्चन हमारी पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया में वहाँ पे ये चीज़ पढ़ी थी। वहाँ पे हमने पढ़ा था माहे डिस्ट्रिक्ट हमारी पुडुचेरी में है। और पुडुचेरी के बारे में हमने एक और चीज़ देखी थी कि इसमें टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। 4 डिस्ट्रिक्ट के नाम भी हमने वहाँ पढ़े थे। एक हमारी पुडुचेरी थी, दूसरी हमारी कराईकल, तीसरी हमारी माहे और चौथी हमारी यनम। ये चीज़ हमने वहाँ पढ़ी थी। और इसके बारे में एक और चीज़ हमने इंटरेस्टिंग क्या पढ़ी थी, ये चारों डिस्ट्रिक्ट्स हमारी आपस में इनकी जो बाउंड्रीज़ है वो अलग अलग हैं, यानी कि इन चारों डिस्ट्रिक्ट्स की जो बाउंड्रीज़ हैं वो सेपरेटेड हैं, साथ साथ में नहीं है। ये चीज़ हमने पढ़ी थी। और
हमारे से क्या क्वेश्चन पूछा गया था, माहे डिस्ट्रिक्ट कौन सी यूटी में है, तो फिर आपको यहाँ से पता चल गया इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी पुडुचेरी। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद हिंदुस्तानी म्यूजिक। हिंदुस्तानी म्यूजिक से इन ऑप्शंस में से क्या चीज़ ताल्लुक़ रखती है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी तराना। क्या चीज़ है तराना? तराना एक तरह का कंपोजिशन होता है हिंदुस्तानी म्यूज़िक में, और वहीं पे अगर पूछा जाता है कि इस तराना को किसने डेवलप किया है या फिर किसने इन्वेंट किया है, तो इसके रिगार्डिंग हमें ये नाम याद रखना है, आमिर खुसरो। ये नाम हमने याद रखना है कि इस पर इन्होंने हमारा ये जो ताराना है इसे डेवलप किया या फिर इन्वेंट किया। ताराना एक तरह का हिंदुस्तानी म्यूज़िक में कंपोजिशन होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 20, आज का लास्ट क्वेश्चन। टोटल इसमें 20 क्वेश्चंस ही हमने इसमें आपके लिए लाए थे, और भी जितने बाकी क्वेश्चंस भी होंगे हमने आगे आने वाली वीडियोस में वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है आज का? लास्ट क्वेश्चन है, अकबर की जो विक्ट्री हुई गुजरात में, उस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए क्या चीज़ को कंस्ट्रक्ट किया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कंस्ट्रक्टेड टू सेलिब्रेट अकबर्स विक्ट्री इन गुजरात। तो क्या चीज़ कंस्ट्रक्ट किया गया? तो बुलंद दरवाज़ा को कंस्ट्रक्ट करवाया गया था जब अकबर की विक्ट्री हुई थी गुजरात में। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में और क्या बन सकती है, ये बुलंद दरवाज़ा है कहाँ पे? अब आपको लग रहा है कि गुजरात में ये चीज़, अगर गुजरात में विक्ट्री हुई है तो बुलंद दरवाज़ा भी गुजरात में ही होगा। नहीं, कहाँ पे लोकेशन है इसकी बुलंद दरवाज़ा? बुलंद दरवाज़ा है कहाँ पे? तो ये आगरा डिस्ट्रिक्ट में है, यूपी के आगरा डिस्ट्रिक्ट में है। बुलंद दरवाज़ा को और किस नाम से जाना जाता है? डोर ऑफ विक्ट्री। डोर ऑफ विक्ट्री, इस नाम से भी हम बुलंद दरवाज़ा को जानते हैं। है कहाँ पे प्रॉपर लोकेशन? ये कहाँ पे है? मेन एंट्रेंस ऑफ जामा मस्जिद एट फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में जो जामा मस्जिद है उसकी जो मेन एंट्रेंस है वही हमारा बुलंद दरवाज़ा है। इसको कंस्ट्रक्ट करवाया गया था जब अकबर की विक्ट्री हुई थी गुजरात में। ठीक है। और ये हमारा बुलंद दरवाज़ा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूडेड है इन 1986। ये भी याद रख लेना, क्योंकि हमारे सिलेबस में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं शायद, तो उस चीज़ को भी याद रख लेना है कि ये हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूडेड है। कौन से ईयर में? 1986 में। लोकेशन कहाँ पे है इसकी? एट फतेहपुर सीकरी, आगरा डिस्ट्रिक्ट, यूपी। और एक और चीज़, ये कब कंस्ट्रक्ट करवाया गया, ये ईयर भी याद रख लेते हैं, 1575 AD। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे JK SSB के CBT एग्ज़ाम्स में हमसे पूछे गए थे। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, जिससे आपको GK के क्वेश्चंस के ट्रेंड का पता चला होगा, किस तरह के लेवल के क्वेश्चंस JK SSB हमसे पूछ रही है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल JK Info Bytes को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।